जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास लेकर। यानी कि हाँ दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो आपके आने वाले एग्जाम यानी कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम जो है वो एनटीपीसी और आरपीएफ, ये दो एग्जाम आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एसएससी की आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है यानी कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी तरह के एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिले। जल्दी दिन सभी के सभी क्वेश्चनों को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ठीक है, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो कौन सा अधिवेशन था? ये था 1896 का, वर्ष 1896। तो कहां पर हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा। स्थान भी याद करेंगे आप लोग, जगह कौन सी थी? कलकत्ता। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, याद रखिएगा। और 1937 में क्या हुआ? 1937 में जो ये वंदे मातरम था, इसको राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो कि सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1937 में इसको क्या किया गया? राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? यह है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहां का है? मध्य प्रदेश, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? यानी कि फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है जो सबसे पुरानी है भारत की? तो याद रखेंगे वो है डूरंड कप। ऑप्शन बी डूरंड कप आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले ये 1885 में, ठीक है, कब? सॉरी, 1888 में शिमला में। कहां पर? शिमला में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, डूरंड कप का, जो कि सबसे पुराना भारत का फुटबॉल प्रतियोगिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जितने क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड है, अच्छे से पढ़िएगा और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एनटीपीसी, आरपीएफ यानी कि रेलवे की किसी भी तरह का एग्जाम, या एसएससी द्वारा कराया जाने वाला किसी भी तरह का एग्जाम, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला हर तरह के एग्जाम के लिए जो हम जीके जीएस की क्लास लेके आते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी और 100% इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रोज डेली हम आपके लिए ऐसे ही जीके जीएस की क्लास लाएंगे, ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शशि थरूर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम? ठीक है, यहां पर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 100% यहां पर बहुत सारे बच्चे आंसर पता होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर लगा के चले जाएंगे। अभी भी बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट। बहुत सारे बच्चे देखते ही एनी बेसेंट लगा के चले जाएंगे। पर यहां क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो पूछा है, पर प्रथम भारतीय महिला पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? प्रथम भारतीय महिला। ये चीज नोट करने वाला है। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो कि 1925 का कानपुर अधिवेशन, कौन सा? कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय थी, पहली भारतीय महिला थी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और हाँ, यहां पर भारतीय ना पूछकर क्वेश्चन ये होता, अगर यहां भारतीय ना लिखा होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, महिला अध्यक्ष पूछता, तो आपका हाँ एनी बेसेंट बिल्कुल राइट आंसर होता। ठीक है, तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर होता। यानी कि यहां पर भारतीय नहीं पूछा है, प्रथम महिला पूछा है, वो कहीं की भी हो सकती है। तो एनी बेसेंट जो थी वो भारत की नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर भारतीय पूछा, इसीलिए क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे 2 से 4 क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में, यानी कि क्वेश्चन को पूरी तरह ना पढ़ते हुए आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि नेगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, आखिर पूछ किसके बारे में रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको आंसर पता होता है पर ओवर कॉन्फिडेंस में आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इस वजह से जल्दी से आपने टिक कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? तो कब दिया था? 1939 में। ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया? यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले कानूनी अधिकार नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, क्या था वो? कानूनी अधिकार नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर इसको क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ था
1978 में, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको याद करने वाला है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमारे जो क्या थे, मौलिक अधिकार थे, ठीक है, मौलिक अधिकार थे, वो कितने थे, 7 थे, ठीक है, जिसे क्या किया गया, फिर 7 से एक मौलिक अधिकार जो है वो घटा दिया गया, ठीक है, कौन सा, संपत्ति का, संपत्ति का घटा दिया गया, तो 6 रह गए। तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, ये बना दिया गया कानूनी अधिकार, ठीक है, संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद में रख दिया गया, किस अनुच्छेद में रख दिया गया, तो ये रख दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद किसमें, 300 ए में, ठीक है, याद रखेंगे, कौन से अनुच्छेद में रख दिया गया, 300 ए, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इससे पहले जब ये कानूनी अधिकार नहीं था, तो कौन सा अनुच्छेद, 31 था, ठीक है, 31 अनुच्छेद में ये आता था, पर इसको बाद में चेंज करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 ए में इसको रख दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही डीपली और सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं, अच्छे से सारे पॉइंटों को नोट करिएगा। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु भी लिख के आता है, तो क्या नाम है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी पूछे तो इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी, ठीक है, उत्तरी तो इंदिरा कोल, ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति को जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, ठीक है, वर्ष भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो ये सतलुज नदी पर जो बना हुआ है वो बना है भाखड़ा नंगल बांध, जिसे भाखड़ा बांध भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये पंजाब, ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध, याद रखिएगा, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जाती है, तो विडाल टेस्ट से जो जांच की जाती है वो की जाती है, टाइफाइड सुना होगा आपने, टाइफाइड बुखार, ठीक है, याद रखेंगे, कौन सा बुखार, टाइफाइड बुखार। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है, ईरान बना है, ठीक है, 9वां स्थायी सदस्य देश बन गया है ईरान, संघाई सहयोग संगठन का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोक नृत्य चेराव, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन सी आपका 100% क्या है, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है, तो इसकी जो साक्षरता दर थी महिलाओं की वो कितनी है, वो दोस्तों है 65.46%, ठीक है, 65.46%, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष की पूछ ले, अगर पुरुष की पूछ ले आपसे अगर, तो पुरुष की कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, 82.14%, ठीक है, 82.14%। ये दोस्तों अभी फिलहाल अभी जो एग्जाम आएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेंगे, किस लिए, इसका कारण यह है कि 2011 के बाद अभी तक 10 की जनगणना नहीं हुई है, जो कि होनी कब थी, 2021 में होनी थी, किसी कारणवश वो आप लोग भी जानते हैं क्या कारण था, यानी कि कोरोना का काल आया, जिस वजह से हर चीज डिले हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2021 में होना था पर वो हो नहीं पाया, हर 10वें साल पर होती है जनगणना, अब ये कब होगी, ये होगी 2025 में, ठीक है, अगली जनगणना जो होनी है वो 2025 में होनी है, ठीक है, इसीलिए अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा, इसीलिए मैंने 2011 की जनगणना का यहाँ क्वेश्चन डाला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम, ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और, भरतनाट्यम कहां का शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य का, तमिलनाडु, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, कहां का दोस्तों, तमिलनाडु। सत्रिया कहां का है, ये भी नोट डाउन करिएगा, असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहां का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहां, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहां का है, वो है, सॉरी आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा, ये मैंने गलत लिखवा दिया आप लोगों को। कुचिपुड़ी कहां का है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, सात्रिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, तो यह हुआ दिल्ली अधिवेशन 1900
1918 में, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ? दिल्ली अधिवेशन 1918 में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। जो कि क्या हुआ? कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए का अधिकार प्रदान करता है। तो 21 ए जो है भारतीय संविधान का, वो क्या अधिकार प्रदान करता है? वो करता है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देता है अनुच्छेद 21 ए, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो संशोधन किया गया था 86वां, ठीक है, 86 संशोधन था, ठीक है, वर्ष 2002 में हुआ था। ये भी याद करना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चीन के साथ हुआ था, ठीक है, याद रखिए। यहाँ आपको ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जीएमपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएमपी का कार्य क्या है, काम क्या है, ठीक है। चलो मैं हिंट के साथ बताता हूं। किसी भी देश के आर्थिक प्रदर्शन, ठीक है, किसी भी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने का बुनियादी एक पैमाना है, ठीक है, एक पैमाना है जो किसी देश में क्या प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या स्थिति है इकोनॉमिक्स की, यानी कि आर्थिक स्थिति की। तो जीएमपी उसका क्या करता है? पैमाना मापता है वो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता मापी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है, आर्द्रता मापी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रक्त होता है, क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में, और किसको? उत्कृष्ट प्रशिक्षक को, ठीक है। इसकी इंग्लिश कहा जाए तो कोच सुना होगा आपने, ठीक है, किसी भी टीम का या किसी भी प्लेयर का जो कोच होता है उसको प्रशिक्षक कहा जाता है। और जो कोच को दिया जाता है, यानी कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो जो बहुत ही प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट कोच होते हैं, ठीक है, उनको ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, कोचों को दिया जाता है। टीम या खिलाड़ी सदस्य के कोचों को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रसायन को सिरका के नाम से जाना जाता है? तो सिरका के नाम से किस रसायन को जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे सिरका के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और बच्चे जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में अपना जल्दी से आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वो लोग। चींटी का तेजाब, ठीक है, यानी कि चींटी का अम्ल कहा गया है इसमें। तेजाब का मतलब एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। तो चींटी के जो डंक में कौन सा एसिड होता है? चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? यह भी कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फार्मिक अम्ल, ठीक है, कौन सा? फार्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल में कौन कौन आते हैं, यानी कि किस किस चीज में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, टमाटर, पालक, इन सब में क्या है? टमाटर हो गया, पालक हो गया, इन सब में ऑक्सैलिक पाया जाता है। टार्ट्रिक किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, ठीक है, यानी खट्टे फलों या सब्जियों में, जैसे अंगूर हो गया, इमली हो गया, इन सब में क्या है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखें किसमें? अंगूर हो गया, इमली हो गया, इन सब चीजों में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संविधान का जो 72वां अनुच्छेद है ना, वो संबंधित है क्षमादान देने की राष्ट्रपति शक्ति, ठीक है, क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के अंदर एक शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत कि वो किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, वो उसकी फांसी की सजा को भी या तो उसको क्षमादान कर सकता है या उसकी सजा कम कर सकता है, ठीक है, याद रखें। यानी कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि किसी को अगर उम्र कैद या फांसी की भी सजा है तो उसको माफ भी कर सकता है और उसकी सजा को कन्वर्ट यानी कि कम कर सकता है
बदल सकता है, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 1 महीना, किसी में भी वो उसे बदल सकता है, ठीक है। ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में गहरी नालों या खड्डों वाले क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बेडलैंड स्थलाकृति, ठीक है, बेडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल की सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो सबसे जो ठंडा ग्रह है दोस्तों सौरमंडल का वो है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। क्या है? यूरेनस, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यूरेनस को और क्या कहा जाता है? और हिंदी में अगर कहा जाए तो अरुण, अरुण वरुण आपने नाम सुना होगा, अरुण ग्रह, ठीक है। और नेपच्यून जो है दोस्तों इसको कहा जाता है वरुण ग्रह, ठीक है, जो कि क्या है नेपच्यून, ये दूसरे नंबर पर सबसे ठंडा ग्रह है। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? वो है आपका यूरेनस, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, ठीक है, याद रखना है। जो भूकंप की क्या करता है? तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत से बच्चे सिस्मोग्राफ ऑप्शन में है, ये भी लगा के आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिफरेंट बताता हूं, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल में डिफरेंट क्या है। पहले तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर होगा ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल, ठीक है। अब मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं आपकी। यहां पर आपसे क्या पूछा है? भूकंप की तीव्रता, यानी कि स्पीड कह सकते हो आप एक तरह से, यानी कि कितनी तेजी से आया है, या किस, मतलब कि कितने नंबर तक आया है। जैसे काउंटिंग कहा जाता है 6 का आया है, 7 का आया है, 8 का भूकंप आया है, यानी कि आप स्पीड कह सकते हो कितनी स्पीड में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीव्रता होती है, कितनी तेज आया था, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो भूकंप कितनी तेज था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे कहा जाता है रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है कितनी तेज था, ठीक है। और भूकंप की तरंगे सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? इसमें तरंगे, यानी कि भूकंप की तरंगे मापा जाता है कि भूकंप आया कहां से, शुरू कहां से हुआ और ये आगे कहां तक जा सकता है। ये जो मापा जाता है, पता लगाया जाता है, वो सिस्मोग्राफ से पता लगाया जाता है कि भूकंप जो है, जो भूकंप जो है वो आया, वो तरंगे कहां से उत्पन्न हुई, ठीक है, कहां से उत्पन्न हुई और कहां जाकर खत्म हो सकती है या कहां और आ सकती है। तो ये सिस्मोग्राफ बताता है, ठीक है। और अगर स्पीड की बात की जाए, कितनी तेज आया था, भूकंप की तीव्रता की बात आ जाए, तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है। ये दो डिफरेंट हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत आंसर नहीं लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है कार्बन, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का उपयोग किया जाता है, जिसे कार्बन 14 नाम भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? कौन था, सॉरी, कौन था? लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? तो वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। झांसी की रानी ये कहां से थी? झांसी और ग्वालियर से, ठीक है। नाना साहेब ये कानपुर से, ठीक है, कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो रबर का उत्पादक है वो है दोस्तों थाईलैंड में, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बैंकॉक, सॉरी, कैपिटल ऑफ थाईलैंड क्या है? बैंकॉक है, ठीक है, याद रखेंगे। और बात की, अगर यहां पर बात हुई राजधानी की, तो थाईलैंड की आपने देख लिया बैंकॉक है, ठीक है, नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं। चीन की क्या हो जाएगी दोस्तों? बीजिंग, बीजिंग कहां की है? ये चीन की है। ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया है, क्या है दोस्तों? ब्राजीलिया जो है वो किसकी है? ब्राजील की। घाना की क्या है दोस्तों? घाना का जो कैपिटल है वो क्या है? अक्रा, अकरा, ठीक है, अकरा क्या है? वो घाना का है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस की, जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, आरपीएफ या एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराने जाने वाला किसी भी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम रोज डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। मजा आया हो तो लाइक जरूर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।